अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 403 सोशल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 41 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेविड ने डी इंडिविजुअलाइजेशन को दिखाने के लिए एक एक्सरसाइज की। उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स को कहा कि एक पेपर पर उन सवालात एक सवाल का आंसर लिखना है और इस पर अपना नाम मेंशन नहीं करना। सवाल ये था कि अगर वो स्टूडेंट्स 24 घंटे के लिए इनविजिबल हो जाएं और जो मर्जी करें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो वो ऐसी सूरत में क्या करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑपोजिट, एंटी सोशल और नेगेटिव रिमार्क्स दिए। मेन टॉपिक जो लेसन का हमारे का 41 का जो स्टार्ट हो रहा है वो है ग्रुप बिहेवियर। उसके अंदर टॉपिक है ग्रुप डिसीजन प्रोसेस। यहाँ पे ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड द रिस्की शिफ्ट। रिस्की शिफ्ट का मतलब है कि जब एक बंदा या ग्रुप लीडर किसी काम का फैसला नहीं कर पाता, इसे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, तो उसे एक डिसीजन लेना पड़ता है जो कि सही तरीके के ऑपोजिट होता है, यानी एक रिस्क की कंडीशन पैदा हो जाती है। जिस तरह आप लोग अक्सर देखते हैं ना कि रोज़मर्रा की हमारी रूटीन लाइफ में ये चीज़ इस्तेमाल होती है कि हम कोई डिसीजन करने लगते हैं जिसका हमें पता नहीं होता कि कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, लेकिन हमें कोई ना कोई फ़ैसला करना होता है, क्योंकि काम को अगर हमने आगे बढ़ाना है, प्रोग्रेस करनी है, तो हमें उसके रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। अगरचे हमें नहीं पता होता कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, या हमें नहीं पता चल रहा होता कि सही डिसीजन क्या है, फिर भी हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। चलें, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जब MCQs सॉल्व कर रहे होते हैं आप पेपर में, 4 में से 1 पे तो जवाब निशान लगाना ही होता है ना, 1 को चूज़ करना ही होता है। अब हमें नहीं पता कि कौन-सा सही है इनमें से, फिर भी उसके बावजूद भी हम रॉन्ग डिसीजन करते हैं, यानी कि एक डिसीजन हमें करना होता है, तो हम 1 को टिक कर देते हैं, 1 पे 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि मे बी ये ठीक हो। यहाँ पे वही बात करें, यहाँ पे हम एक रिस्क की शिफ्ट लेते हैं, यानी कि एक रिस्क लेते हैं। आगे ये कह रहा है कि ये एक डेलीमिया की कंडीशन होती है, यानी बेयकीनी की। इंसान को पुख्ता यकीन नहीं होता कि वो कौन सा तरीका इख्तियार करेगा तो उसे फ़ायदा हो। एक बंदा पहली दफ़ा तो रिस्क की शिफ्ट लेने से घबराता है, लेकिन जब वो कामयाब हो जाता है तो आगे बहुत से मौक़ों पर वो रिस्क की शिफ्ट आसानी से ले लेता है, यानी कि वो ईज़िली फिर उसको आदत हो जाती है। उसको पता होता है कि मैं रिस्क ले लेता हूँ तो मेरा लक अच्छा है, मैं कामयाब हो जाता हूँ, तो वो फिर आगे भी नेक्स्ट कहीं भी उसको रिस्क लेना पड़ता है तो वो घबराता नहीं है। ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप के इनिशियल थॉट्स को आगे लेकर चलना, इसे एग्जैगरेट करना, बढ़ावा देना और इसकी बेस पर डिसीजन लेना ग्रुप पोलराइजेशन कहलाता है। आपको एक सिगरेट की मिसाल देता हूँ। एक कंपनी के लोग बैठे हुए हैं, ग्रुप में बैठे हुए, डिस्कशन चल रही है। एक बंदा पहला पहला व्यू देता है अपना कि जी सिगरेट जो है वो सेहत के लिए हार्मफुल है। दूसरा बंदा भी कहता है हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा, सिगरेट नुकसानदेह सेहत के लिए और इसका ये नुकसान है। तीसरा बंदा उठ के कहता है हाँ भाई ये नुकसान है, और मज़ीद कुछ नुकसान बताता है वो सिगरेट के। जब सब लोग एक ही बात को आगे लेकर चलते हैं, उसी पर मज़ीद बहस करते हैं, फाइनल में वही डिसीजन होता है जो शुरू में बात की गई थी, और डिसीजन होता है कि सिगरेट को बैन हो जाना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले व्यू को मद्देनज़र रखते हुए आखिरी जो एंड पर जो डिसीजन लिया गया, वो पहले व्यू को मद्देनज़र रखते लिया गया, उसके मुताबिक लिया गया। आगे है रिसर्च फाइंडिंग्स। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें। द प्रोसेस ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन, जब एक बंदा सबसे पहले अपना व्यू बयान करता है और सब लोग उससे एग्री करते हैं, इसके बाद मज़ीद मसले को पहले व्यू के मुताबिक डिस्कस किया जाता है, तो वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। एक्सप्लेनेशन फॉर ग्रुप पोलराइजेशन, सोशल कंपैरिजन, जब हम खुद को दूसरे बंदे से कंपेयर करते हैं, इसके व्यूज़ को देखते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे व्यूज़ इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पावरफुल हों, इसलिए एक तरह के व्यूज़ को इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ पे एक लफ्ज़ है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। ऐसा डिसीजन जो सबके हक में बेहतर हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो, उसको नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस कहते हैं। म्यूचुअल परसुएशन, परसुएशन कहते हैं कायल करना। एक ग्रुप में लोग एक दूसरे को अपने व्यूज़ से कायल करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं। सुनने वाला जल्दी कायल भी हो जाता है और उसके नॉलेज में भी इजाफा होता है। ये एक टेबल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस लीडिंग टू पोलराइजेशन, दो टाइप्स हैं, पहली है नॉर्मेटिव, दूसरी है इंफॉर्मेशनल। नॉर्मेटिव क्या है कि एक्सेप्टेड बाय, सोशली एक्सेप्टेबल होती है, यानी कि लोग उसको पसंद करते हैं। गोल इसका टू बी लाइकेबल, यानी कि उसे पसंद किया जाए लोगों के दरमियान। थॉट्स क्या हैं कि डिस्कवर अदर मेंबर्स ऑप्शंस, यानी कि दूसरे मेंबर्स जो हैं ग्रुप के, उनके सब के मेंबर्स के सुना जाए, उनके व्यूज़ को देखा जाए। उसके बाद जो डिसीजन एक्शन लिया जाए वो एक्सेप्टेबल हो, तमाम लोग उसके साथ एग्री करते हों। टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस की दूसरी टाइप है इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, टू बी राइट। इसके अंदर देखना कि क्या चीज़ सही है, ये नहीं देखना कि लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं, इसको इस चीज़ से हट कर ये देखना कि सही क्या चीज़ है, पॉजिटिव क्या चीज़ है। थॉट इसके अंदर क्या है कि उन चीज़ों को, उन आर्गूमेंट्स को देखना जिनसे वो दूसरे लोग, जो लोग कायल करने वाले हों, मतलब कि परसुएसिव आर्गूमेंट्स को देखना इसके अंदर, उनको रिसीव करना, अटेंड करना। और एक्शन वो लेना, सेम वही बात कर रहा है, जो कि सही डायरेक्शन में हो, ठीक डायरेक्शन में हो, और जो कि आर्गूमेंट से प्रूव हो कि ये चीज़ ठीक है, उसको लेना, ना कि इस चीज़ को देखना कि लोगों को क्या पसंद है। ग्रुप थिंक, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पोलराइजेशन। इनिशियली एक बंदा जो व्यू पेश करता है, सब लोग इसी को रिपीट करते रहते हैं। एक बंदे के ने कह दिया कि फ़लाँ चीज़ हमारी कंपनी के लिए नुकसानदेह है, तो दूसरा बंदा, तीसरा, इवन के सभी एक ही बात को रिपीट करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, फ़लाँ चीज़ है हमारी कंपनी के लिए बैड है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले सिगरेट वाली मिसाल दी, ऐसा इसलिए होता है कि लोग चाहते हैं कि ग्रुप में यूनिटी, किसी किस्म या किसी किस्म के क्लैशेस ना हो, ग्रुप में यूनिटी रहे। इसमें लोग खुद से नहीं सोचते और ना ही इसके दूसरे पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखते हैं, बस इनिशियल थॉट को ही के ही पीछे लग जाते हैं। ग्रुप थिंक कॉज्ड बाय हाई इन ग्रुप कोहेसिवनेस है, कन्फर्मिटी, मतलब कि अगर लोगों के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, उनके दरमियान मेल जोल ज़्यादा होगा, तो उनका व्यू भी एक ही हो जाएगा। जब व्यू उनका एक होगा तो उनके दरमियान कोई क्या कहते हैं, उनके दरमियान पोलराइजेशन जो है वो बढ़ेगी। थ्रेटनिंग सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, इन थ्रेटनिंग सिचुएशनल और स्ट्रेसफुल सिचुएशन लोग एक्यूरेसी नहीं देखते, वो स्पीड देखते हैं। इनकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द कोई फाइनल डिसीजन किया जाए, इसलिए वो इनिशियल व्यूज़ के साथ ही एग्री करते हैं, क्योंकि अगर वो इस पर बहस करेंगे तो उनका अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्यों, और उनके पास टाइम ऑलरेडी कम होता है, इसलिए वो जो एक बंदे ने डिसीजन लिया होता है ना, पहली बात जो एक बंदे ने की होती है, इसी के साथ एग्री करते हैं और अपना डिसीजन फाइनल करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोसीजरल फॉल्ट्स, कोई वाज़ेह या इसके अंदर कोई ख़ास या वाज़ेह प्रोसीजर या सिस्टम नहीं होता जो इनिशियल व्यूज़ की जांच कर सके। एक ग्रुप लीडर जिसको सब फॉलो करते हैं, वो भी ग्रुप थिंक को सपोर्ट करता है। टर्नर एट अल के एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। इन्होंने क्या किया था कि दो तरह की कंडीशंस पैदा की थी, दो तरह के ग्रुप थे इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि पहला था कोहेसिवनेस वाला और स्ट्रेसफुल वाला ग्रुप था। इसका एक ग्रुप के अंदर कोहेसिवनेस थी, मेरी बात दोबारा सुने। एक ग्रुप था जिसके अंदर कोहेसिवनेस थी और हाई कोहेसिवनेस थी, दूसरे में लो कोहेसिवनेस थी। हाई कोहेसिवनेस उन्होंने इस तरह क्रिएट की कि एक जिस ग्रुप में हाई कोहेसिवनेस थी उनको एक प्रॉपर नाम दिया और उनकी एक वाज़ेह निशानी लगाई, उनके जो है ना गले में एक बैन लगाया गया एक ग्रुप को, जो कि इससे क्या हुआ कि ग्रुप में कोहेसिवनेस बढ़ गई। दूसरे ग्रुप के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया जो कि लो कोहेसिवनेस वाला था। अभी दोनों ग्रुप्स को कंडीशन क्या दी गई कि एक में दोनों ग्रुप्स को दो में डिवाइड कर दिया गया। हाई कोहेसिवनेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया और लो कोहेसिवनेस को भी। अब दोनों की एक एक पार्ट के अंदर जो है ना स्ट्रेसफुल कंडीशन पैदा की गई, स्ट्रेसफुल थ्रेटनिंग कंडीशन, और दूसरे में ऐसा नहीं किया गया। अभी उन्हें काम ये करना था, उन्हें डिसाइड करना था कि एक उन्हें मसला बयान किया गया। उन्होंने कहा ये बताया कि एक जो है एक बंदा जो कि कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहा, ठीक है, अब उसकी कंपनी की वजह से कंपनी लॉस में जा रही है, उसका डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा, तो वहाँ उनका काम रुक गया है। और उनसे पूछा गया कि जॉ के साथ क्या करना चाहिए, अभी आप हमें बताएं कि जॉ किस तरह बेहतर बन सकता है या क्या हल किया जाए इसका। तो जो कि सबसे पुअर डिसीजन था ना, लो क्वालिटी सोल्यूशन था, वो ये था कि जॉ को प्रमोट किया जाए, प्रमोशन दे दी जाए। उसके बाद सेकंड जो मीडियम क्वालिटी से डिसीजन लिया गया कि उसे उस स्टेशन से, उस डिपार्टमेंट से हटाकर किसी और डिपार्टमेंट में लगा दिया जाए। और जो हाई क्वालिटी डिसीजन था वो ये था कि वर्कर्स को
आर्ली बेसिस पर रोटेट किया जाए। 1-2 घंटे एक सेक्शन में एक बंदा काम करता है, एक डिपार्टमेंट में काम करता है, वही बंदा अपने काम के रिलेटेड ही काम करेगा, लेकिन वो काम वो दूसरे डिपार्टमेंट में करेगा। इस तरह अगर रोटेट करते रहें तो काम बेहतर तरीके से हो सकता है। ये हाई क्वालिटी डिसीजन था। अभी इसके अंदर देखा ये गया, ये डिसीजन उन्होंने पेश किए, मतलब फाइनल फाइंडिंग्स ये थी कि जो जिस ग्रुप के अंदर थ्रेटनिंग थी और कोहेसिवनेस ज़्यादा थी, उन्होंने डिसीजन ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिया, उन्होंने लो क्वालिटी डिसीजन लिया। लेकिन जिन लोगों में कोहेसिवनेस कम थी लेकिन उधर थ्रेटनिंग थी, उसके बावजूद भी उन्होंने डिसीजन जो है अच्छा लिया, हाई क्वालिटी डिसीजन लिया। मतलब ये कि कोहेसिवनेस का स्ट्रेसफुल थ्रेट के साथ कम्बिनेशन है, रिलेशन है। कोहेसिवनेस अगर ज़्यादा होगी तो थ्रेट की वजह से वो लोग जो हैं एक ही क्योंकि देखें, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। लो कोहेसिवनेस के अंदर थ्रेटनिंग आएगी तो हर बंदे के अलग अलग आइडियाज़ होंगे, जब इकट्ठे होंगे तो कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन जब एक ग्रुप के अंदर कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा है और एक थ्रेट आया है, कोई मसला दरपेश हुआ है, उन्हें जल्दी डिसीजन लेना है, तो उनका क्योंकि व्यू पॉइंट एक ही है, वो एक ही अंदाज से सोचते हैं सारे, तो वो क्योंकि एक ही अंदाज से सोचेंगे तो डिसीजन जो है काफ़ी हद तक वो पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छा डिसीजन ना लें, वो कोई रॉन्ग डिसीजन ले लें। क्योंकि डिफरेंट माइंड सोचेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि अच्छा डिसीजन लें। लेकिन एक ही माइंड समझ लें, ये ज़्यादा लोग सोच रहे हैं, आप समझ लें कोहेसिव ग्रुप है तो एक ही माइंड समझ लें सोच रहा है, तो एक ही माइंड सोचेगा तो नुकसान के या फिर नेगेटिविटी के या फिर चांसेस जो है ना इसके जजमेंट के, लो जजमेंट के चांसेस जो है बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। आगे है सिम्टम्स ऑफ ग्रुप थिंक। पहला है ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इन द ग्रुप। अपने कॉम्पिटेंट जिससे मुकाबला होता है इससे ओवर एस्टिमेट करते हैं। ग्रुप वाले समझते हैं कि वो जो डिसीजन कर रहे हैं इन्हें इसे इस बारे में किसी को जवाब नहीं देना होगा, इन्हें इसका कोई नुकसान नहीं होगा। क्लोज माइंडेडनेस। एक ग्रुप के लोग अपने एक ही व्यू को आगे लिए कर चलते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते, इससे हटकर नहीं सोचते, ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इनका डिसीजन ठीक भी है या नहीं। इंक्रीज कन्फर्मिटी। इस तरह के ग्रुप में कोई बंदा मुख्तलिफ व्यू देता है तो इसे ग्रुप से निकाल दिया जाता है, इसलिए भी लोग ग्रुप के व्यूज़ को फॉलो करते हैं। व्यूज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी हमारे लेसन की। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।